नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। द राष्ट्र प्रथम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। भाई बधाई हो बिहार के लोगों को, दोनों चरण के जो चुनाव थे वो खत्म हो चुके हैं। यानी कि चुनाव नहीं, दो पहले चरण के चुनाव में तो भाई वोटिंग हो चुकी है, लेकिन आज जो प्रचार का शोर है वो खत्म हो चुका है। सबने खूब जोर आजमाइश कर दी, नीचा दिखाने की वो कोशिशें कर दी कि हम अच्छे। नतीजों के बाद कौन अच्छा, ये तो भगवान ही मालिक है। लेकिन इस बार जो चुनावों में तीन तस्वीरें दोस्तों देखने को मिली। एक तरफ था भोजपुरी कलाकारों का वो खेमा जो ये बता रहा था कि खेसारी लाल बहुत बुरे हैं, क्योंकि खेसारी ने बीजेपी के साथ ना आकर के आरजेडी का दामन थाम लिया। अब लेकिन खेसारी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी खिसिया करके कि एनडीए के जितने भी नेता है ना, मैं 4 दिन के अंदर सबको पागल घोषित कर दूंगा। मतलब आप सोचिए क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। और इसका काउंटर किया गया किसकी ओर से? पवन सिंह की ओर से, कि ये तो कुछ भी कह रहे हैं, ये तो कैसे भी कहेंगे, इनके तो कहने ही क्या। निरहुआ क्या कह रहे हैं? निरहुआ ने कहा कि भाई रवि किशन के लिए आप बोलते हैं, रवि किशन तो इतने अवार्ड जीत करके आए हैं और आपने क्या किया। तो पलट करके खेसारी कह रहे हैं निरहुआ को कि भाई आप भी तो नहीं जीत पाए, इसलिए हमने भी वो रास्ता छोड़ दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि भोजपुरी में कौन कितना अच्छा कलाकार है, कौन कितना अच्छा बोल लेता है, इसका चुनाव हो रहा है। सही कह रही हूँ दोस्तों? आप लोग तो भोजपुरी गानों के बड़े शौकीन हैं, लोगों को बड़ा मजा आता है भोजपुरी सिंगर्स को सुनने में। मुझे तो देखिए नहीं समझ में आता है, और मुझे कोई भोजपुरी सॉन्ग्स बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे एक तो समझ में भी नहीं आता है, दूसरा उनका जो पिक्चराइजेशन है, जो उनका स्टाइल है, उसमें वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है। मैं किसी पर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा रही कि लोग गलत कर रहे हैं। भाई ठीक है, लोगों की अपनी अपनी पसंद है, जिसको जो पसंद है वो करता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी कलाकार पर कोई सवालिया निशान खड़े कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी राय प्रकट करने का अधिकार है। तो मैं भी वही प्रकट रख रही हूँ। तो अब क्या है, एक तरफ तो ये खेमा हो गया जिसमें भोजपुरी कलाकार हैं, एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से नीचा दिखाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा खेमा किसका है? दूसरा खेमा है तेजस्वी और तेज प्रताप का। जो तेज प्रताप है वो अपने अंदाज में रैलियों में जाकर के बातचीत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब किसी ने गलती से गमछा पहन लिया तो फिर तो वो एकदम नाराज से हो गए और रवि किशन के साथ भी नजर आ गए, तो लोगों को लग रहा है कि वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। तीसरा है नेताओं का वो जमावड़ा जो हर रैली में सिर्फ और सिर्फ लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहे, इसकी कोशिशें होती नहीं। ठीक है, तो अब बिहार चुनावों में एक और बड़ी खास बात दोस्तों देखने को मिली, अगर आपने भी गौर किया होगा। ये जो चुनाव है ये जमीन पर कम सोशल मीडिया पर ज्यादा लड़ा गया। सोशल मीडिया पर हर किसी पार्टी के, अगर आप ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो ऐसे ऐसे वीडियो शूट होकर के सामने आए हैं, जवाब जिसमें वीडियो से दिया गया। तेजस्वी की रैली में एक बच्चे ने जिस तरह से कट्टे की बात कही थी, उसका जवाब कैसे उन्होंने दिया काउंटर करके। एक छोटी बच्ची का एक वीडियो शूट करवाया जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको कट्टा या कानून में कौन सा चाहिए। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाने में ले लिया कि भाई देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। जवाब रैलियों में नहीं दिया गया, जवाब कैसे दिया गया? उस वीडियो के जरिए जो शूट किया गया। सबने खूब सोशल मीडिया में वीडियो शूट करवाया गया, खूब बढ़िया, बहुत अच्छा काम यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर्स को मिल गया, एडिटर्स को मिल गया, और जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको मिल गया चुनावों में। अभी तक तो सिर्फ चुनावों में किसको काम मिलता था? न्यूज चैनल्स को जो अच्छे अच्छे एड्स आते थे वो हो जाता था। ठीक है, लेकिन इस बार अलग तरीके का ये जो चुनाव है ये लड़ा गया। ये चुनाव ट्रेडिशनल भी है, ये चुनाव मॉडर्न भी है। आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न चुनाव कैसे दोस्तों ये समझिए। ट्रेडिशनल चुनाव है क्योंकि आप उसी अंदाज में जाकर के रैलियां कर रहे हैं, रैलियों में एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं। मॉडर्न कैसे है? मॉडर्न ऐसे है कि सोशल मीडिया की जो पावर है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो किसको सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा? जेन जी जनरेशन को, यानी 18 से 29 एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो जेन जी जनरेशन है। और अगर आप बिहार में इन जेन जी की संख्या देखेंगे युवाओं की, तो ये लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है। जिसको किस बात से मतलब है? इसको इस बात से मतलब है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आता है, आपको नौकरी कहाँ मिलती है, आप अपने घर में रहकर कमाई कर पाते या नहीं कर पाते। इनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है।
बहुत डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। दूसरा वर्ग कौन सा आता है बिहार में जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, महिलाओं का। इस बार महिलाओं ने जो वोटिंग परसेंटेज दिखाया है फर्स्ट फेज में वो इतना जबरदस्त है कि उन्होंने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वो महिलाएं हैं बिहार में जब एक वक्त में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, पति की इजाजत के साथ ही घर के अंदर कदम रखती थी और उसके बाद उनकी इजाजत से घर के बाहर कदम होते थे। ठीक है, बाकी कौन सी पार्टी को वोट देना है किसको नहीं देना है ये कौन तय करता था दोस्तों? घर के लोग ही तय कर लेते थे, पति तय कर लेते थे, या घर में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो तय करते थे। उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से महिलाएं वोट दिया करती थी। लेकिन इस बार ये ट्रेंड कंप्लीटली बदल चुका है। जो महिलाएं हैं उन्होंने ये समझा है कि हमें वोट की उस जिम्मेदारी को निभाना है घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ। तभी आपको याद होगा कि हमने देखा था फर्स्ट फेज में जो महिलाएं हैं, जब उनसे पूछा गया भाई घर का काम वाम करके आई है, तो बोले घर का काम तो रोज होता रहेगा, पहले वोट देने का काम तो हम कर लें। आप ये समझिए, यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। वो महिलाएं जिनको कमजोर समझा जाता रहा, जिनको ये समझा जाता रहा कि भाई इनका अपना एक व्यू पॉइंट क्या होगा, बट जब उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिखाया तो सरकार से लेकर समाज तक हर कोई हिल गया। क्योंकि महिलाओं की वो जो ताकत थी वो नजर नहीं आती थी। जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप महिलाओं को देखते हैं जो खेतों में काम कर रही हैं, घरों में काम कर रही हैं, चूल्हा जला रही हैं, तो फिर उनको ना लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे इन्हें पता ही क्या होगा, इन्हें क्या पता कौन चुनाव लड़ रहा है, इन्हें क्या पता सरकार मतलब क्या होता है। लेकिन उनको आपसे ज्यादा पता होता है। वो चुप रहती हैं लेकिन अपनी उस आवाज की ताकत, अपनी उस हिम्मत की ताकत वो वोट देकर दिखाती हैं। यही वजह है कि मैं पढ़ रही थी जब कि जो फर्स्ट फेज है उसमें जो भागीदारी है वो महिलाओं की बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है। और उसने ये बता दिया है कि बिहार में जो माता और बहनें हैं वो कैसे ये चाहती हैं कि ना सिर्फ बिहार बदले बल्कि बिहार का जो नाम है वो दूसरे राज्यों की तुलना में विकास की दर में आगे बढ़ जाए। ये हम सब ने देखा है दोस्तों। लेकिन अब ये विकास की दौड़ में आगे कौन विकास सच में कर पाएगा या फिर अपनी जेबी भर पाएगा, ये बहुत अहम है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि चुनाव में या वाकई में जो ये बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये कमाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये तो चलिए वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों एक और जबरदस्त बात देखने को मिल रही है राहुल गांधी की। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ठीक, लोकतंत्र बाबा साहेब का जो लोकतंत्र है उसको बचाने की जरूरत है। वो इलेक्शन कमीशन पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं वोट तो चोरी हो रहा है। अब SIR पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए। भाई सिस्टमैटिक इंसेंटिव रिवीजन की जब बात होती है तो इसमें क्या होता है भाई, स्क्रूटनी तो हो रही है कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें भी राहुल गांधी को यकीन नहीं है। राहुल गांधी को सिर्फ यकीन उन डेटा पर है जो उनकी टीम ने तैयार करके दिया है। लेकिन मैं राहुल जी आपसे फिर यही बात बोलूंगी, आपको शायद नहीं अच्छा लगता होगा ये सुनना, अरे आप जीत कर आ जाओ ना, इलेक्शन कमीशन को साइड कर देना। जैसा इलेक्शन कमीशन आपको चाहिए वैसा आप कर लेना। वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, अभी तक तो हम EVM का रोना सुनते थे, लेकिन अब आप वोट चोरी करके जो बातें कर रहे हैं। बिहार में आपने कितने लोगों की जब इलेक्शन में जाते वक्त ये सुना कि नहीं हमारा वोट चोरी हो गया, हम तो नहीं वोट दे पाए। कितने लोग थे ऐसे? हमने तो एक को भी नहीं सुना। और आप अपनी एक अलग ही ढपली और राग बजा रहे हैं, और ये ढपली और राग में छेद हो चुका है ये आपको नहीं पता। आपकी टीम आपके साथ गद्दारी कर रही है, आपको ये नहीं पता लग रहा। और अब तो निशिकांत दुबे जो है वो एक जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि शादी नहीं करने का मतलब जवान होना नहीं होता है। यानी अगर आप शादीशुदा नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि नहीं उम्र की 55-56 साल में भी आप शादीशुदा नहीं है, और अगर आप कह रहे हैं मैं जवान हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये निशिकांत दुबे ने जम करके राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वो क्या कह रहे हैं, खुद से राहुल गांधी की उम्र की तुलना कर दी गई जब निशिकांत दुबे ने जमकर इस पर निशाना साधा। कहा कि वो तो 55-56 साल के ही हो गए हैं, मैं भी उन्हीं की उम्र का हूं और बूढ़ा हो गया हूं। तो लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद को लगातार युवा बताते रहे हैं। उनकी शादी को लेकर भी अक्सर बयानबाजियां हुई हैं। बिहार चुनाव जिस तरीके से अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, यहां पर चूंकि राहुल गांधी लगातार टारगेट पर है, निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं शादी नहीं करने का मतलब जवान होना नहीं होता। उन्होंने खुद से राहुल गांधी की तुलना करते हुए कहा कि मेरे 2 बेटे हैं जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है।
सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी नहीं हुई है इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो जवान है। राहुल गांधी और मैं एक ही उम्र का हूं, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। जब आपका परिवार कहता है कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है तो सारा पैसा कहां से आ रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। आप कोलंबिया या कंबोडिया क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, ये सवाल निशिकांत जी उठा रहे हैं। आपके परिवार की इटली में क्या संपत्ति है, ये सवाल उठा रहे हैं। हर चीज की जांच होगी, ये आप कह रहे हैं। जनरेशन जेड यानी युवा पीढ़ी समझ नहीं पा रही है, तो वो 55-56 साल के ही हो गए हैं। मैं भी उन्हीं की उम्र का हूं और बूढ़ा हो गया हूं। किसी को सिर्फ इसलिए जवान कैसे कहा जा सकता है कि वो अविवाहित है। अब जनरेशन जेड आएगा तो उसे भगा देंगे। ये है बातें यहाँ पर कही गई हैं। और राहुल गांधी तो राहुल जी हैं, युवराज हैं, वो युवराज कुछ भी संभव कर सकते हैं। और बिहार चुनावों में तो उन्होंने बहुत कुछ संभव करने की कोशिश की है, लेकिन अब वो कितना संभव हो पाता है दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त देखने को मामला है। अब एक और जो युवा हैं बिहार के, वो है भैया तेजस्वी। और दोनों ये जो दो युवा हैं, ये बिहार की तकदीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तेजस्वी हैं, उनके भाई ने उनकी नाक में दम कर रखा है अपनी रैलियों के जरिए। यानी परिवार का वो एक जबरदस्त तरीके से घमासान जो है वो बिहार चुनावों में दोस्तों देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें आज खत्म हो गई, प्रचार खत्म हो गया। यानी वो नेता जो अपनी तकदीर आपके हाथों में थमाए बैठे हैं, वो ये सोच रहे हैं क्या आप उनकी तकदीर बनाएंगे या जनता अपनी तकदीर बिगाड़ देगी एक बार फिर से गलत भविष्य को चुन करके। वो भविष्य गलत होगा सही होगा, इसका दारोमदार नेताओं के हाथ में होगा। देखिए, सत्ता में कोई तो आएगा ही आएगा, भले ही खिचड़ी सरकार आए, लेकिन सरकार तो बनेगी ही बनेगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन ये जो सरकार बनेगी, इस सरकार में क्या वो दम होगा कि पलायन को रोक दे, रोजगार को दे दे, जितनी बड़ी आबादी बिहार की बाहर जाकर रह रही है उसको सबको वापस लेकर आ जाए, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, जिसने इतिहास रचा है इस बार, वो इतिहास रोजगार में भी हो, वो इतिहास बिहार के विकास में भी हो, वो इतिहास बिहार को आगे ले जाने में भी हो, और बिहार देश का नंबर 1 स्टेट बन जाए जहां पर सारी चीजें हो, मतलब एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ, सब होगा ऐसा। और अगर नहीं हुआ दोस्तों, तो मैं बता रही हूं बहुतों के दिल टूटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ प्रशांत किशोर दावे बहुत बड़े कर रहे हैं कि जी भाई अब तो जनसुराज विकल्प है लोगों के पास, उसके पहले तो विकल्प नहीं था। लेकिन ये विकल्प क्या वाकई उभर करके आता है? प्रशांत किशोर के हाथ में सत्ता की कितनी चाबी आती है, कितनी सीटें वो ला पाते हैं, ये समझना बड़ा जोर इस पर उनको लगाना पड़ रहा है। क्योंकि उनको पता है कि सीमांचल में जो उन्होंने कोशिश की है उस पर ओवैसी एक डेंट मार देंगे। 100 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हो। अगर ओवैसी का चल गई तो जो पिछली बार 24 का रिप्रेजेंटेशन था, इस बार कहीं 40 का रिप्रेजेंटेशन ना हो जाए। अगर 40 का रिप्रेजेंटेशन हुआ तो आप ये यकीन मान के चलिए, बिहार देश को एक नई दिशा दे देगा। आप भी तैयार हैं दोस्तों उसके लिए? अगर तैयार हैं तो बताइएगा मुझे, वरना उलझ करके मत रह जाइएगा, क्योंकि फिलहाल तो बिहार में बहार है। और किसकी सरकार है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। नमस्कार।